नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी ने एक बात अनुभव की होगी कि नॉर्मली जब हम श्वसन करते हैं, नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हमें हमारी सांसों का पता भी नहीं चलता है। हमें यह भी नहीं पता चलता है कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस को अंदर ले रहे हैं या कितनी बार सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारी जो ये सांसें हैं ये बहुत तेज हो जाती हैं। इनकी जो गति होती है, इनकी जो दर होती है वो बहुत तेज हो जाती है। तो हमारी जो ये सांसें हैं, इन सबको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, इन सब का नियंत्रण और नियमन कैसे किया जाता है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इसके बाद में इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नॉर्मली एक बार जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान कितनी हवा को हम अंदर लेते हैं या कितनी हवा को हम बाहर छोड़ते हैं, और अगर हम जोर लगाएं तो जोर लगाकर हम कितनी हवा को अंदर खींच सकते हैं और कितनी हवा को हम जोर लगाकर बाहर छोड़ सकते हैं। यह सब कुछ कैसे कैसे होता है, यही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सांसों की गति होती है, ये किस प्रकार से कंट्रोल की जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी श्वसन की दर होती है, श्वसन की दर से क्या मतलब हो गया कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हो। तो जो हमारी श्वसन की दर होती है वो होती है 12 से लेकर 16 बार। कितनी? 12 से लेकर 16 बार, और वो भी किसमें? मिनट में। अर्थात 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार नॉर्मली सामान्य तरीके से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। अब जो हमारी ये सांस है, इन सांस का जो नियंत्रण है और इनका जो नियमन है वो कौन करता है? तो हमें पता है कि हमारे शरीर की चाहे से कोई सी भी गतिविधि हो, कोई भी काम हो, उन सब का जो कंट्रोल होता है, उन सब का जो नियंत्रण होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क या ब्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। अब मस्तिष्क होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे हिस्से पाए जाते हैं। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं भाई? 3, जिसमें से एक होता है जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। तो इस प्रकार से ये 3 हिस्से हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अब इन 3 हिस्सों में से जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क को फिर आगे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और जो 3 भाग हैं वो कौन से हैं? देखो, जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका एक हिस्सा होता है जिसे तो हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दूसरा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पोन्स, और तीसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा, या शॉर्ट में इसे मेडुला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पश्चिम मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। जो हमारी श्वसन का नियंत्रण है या श्वसन की दर है, इसका जो नियंत्रण है यह मुख्य रूप से तो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है किसके द्वारा? मेड्यूला के द्वारा। मेड्यूला कौन सा? यही पश्चिम मस्तिष्क वाला।
पश्चिम मस्तिष्क का जो हिस्सा है ना मेडुला, वह वाला हिस्सा, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इस मेडुला के अंदर एक क्या पाया जाता है, श्वसन लय केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्वसन लय केंद्र। श्वसन लय केंद्र का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी सांसों की लय है, जो रिदम है, उसको कंट्रोल करने वाला सेंटर है। उसको कंट्रोल करने वाला क्या है, सेंटर है। ये जो हमारे श्वसन लय केंद्र होता है, ये हमारी जो सांसें हैं, जो इनकी गति है, उसको मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो श्वसन लय केंद्र है, इसका भी नियंत्रण रखने के लिए पोन्स में एक हिस्सा पाया जाता है। जो किसका कंट्रोल करता है, ये पोन्स इसको कंट्रोल करता है। और फिर ये मेडुला किसको कंट्रोल करता है, हमारी श्वसन की दर को कंट्रोल करता है। तो ये पोन्स है, इसमें भी क्या पाया जाता है, एक केंद्र पाया जाता है। और उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, श्वास अनुकंप केंद्र। इसे क्या कहा जाता है, श्वास अनुकंप केंद्र कहा जाता है। और ये श्वास अनुकंप केंद्र है, ये किसको कंट्रोल करता है, इस मेडुला को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फिर ये मेडुला है हमारी श्वसन की दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब कैसे, देखो भाई, अगर मैं मस्तिष्क का रफली एक डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो देखो, ये तो है हमारा अग्र मस्तिष्क। ये तो क्या है, अग्र मस्तिष्क। ये मुख्य रूप से मध्य मस्तिष्क वाला हिस्सा है। एकदम रफली डायग्राम बनाया है। और इसके बाद में यह है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। और इस पश्चिम मस्तिष्क में ये वाला जो हिस्सा है, इसे तो हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पोन्स। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। और फिर ये नीचे की तरफ क्या आ जाती है, हमारी मेरु रज्जु आ जाती है, जो इससे जुड़ी हुई है। कौन से हिस्से से, मेडुला से जुड़ी हुई है। हमारी सांसों को कंट्रोल करने का जो केंद्र पाया जाता है, वो कहां पाया जाता है, इस मेडुला के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई, मेडुला में। और क्या नाम है उसका, उसका नाम है हमारा श्वसन लय केंद्र। और ये श्वसन लय केंद्र है, ये क्या करता है, जो हमारे जो डायफ्राम है, क्योंकि हमारा जो श्वसन है या सांस लेने की जो गतिविधि है, ये दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो हमारा डायफ्राम, और एक होती है हमारी पसलियों के बीच में पाई जाने वाली इंटरकोस्टल मांसपेशियां। ये किसको निर्देश देता है भाई, ये निर्देश देता है किसको, एक तो हमारे डायफ्राम को, और एक किसको निर्देश देता है, एक ये निर्देश देता है किसको, इंटरकोस्टल मांसपेशियां। इन दोनों को क्या देता है, निर्देश। क्या निर्देश देता है, इनके संकुचन का निर्देश देता है। क्या देता है, संकुचन का निर्देश। जब डायफ्राम संकुचित होता है, डायफ्राम में संकुचन होता है, तो डायफ्राम होता है कैसा हो जाता है, चपटा। और चपटा होने से जो हमारी वक्ष गुहा होती है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। इसके साथ साथ में इंटरकोस्टल मांसपेशियां हैं,
अगर उनमें संकुचन होता है तो वो हमारी जो पसलियां हैं उनको ऊपर की ओर उठा देती हैं, और जिससे हमारी वक्ष गुहा है उसके अंदर जगह बढ़ जाती है। और जगह बढ़ गई तो फेफड़ों को ज्यादा जगह मिल गई ना फैलने के लिए, फेफड़ों में ज्यादा जगह हो गई, और फेफड़ों में ज्यादा जगह हो गई तो अंदर वायु क्या होगी, तुलनात्मक रूप से कम, अर्थात उसका दाब कम हो गया और श्वास है वो अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसको संकुचन का निर्देश कौन देता है, ये श्वसन लय केंद्र देता है इन दोनों को। अब देखो ये श्वसन लय केंद्र है, ये केवल एक ही निर्देश देना जानता है, किसका, संकुचन का। ये डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मांसपेशियों को क्या बोलता है कि क्या करना है, संकुचित होना है, और संकुचित होना है तो वो संकुचित होते रहते हैं, और संकुचित होते रहेंगे तो हवा अंदर जाती रहेगी। लेकिन क्या कितना उसको संकुचित किया जाएगा, क्या हमेशा ही होते रहेंगे? अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारे फेफड़े तो फूलते रहेंगे फूलते रहेंगे फूलते रहेंगे, और एक टाइम आएगा कि फेफड़े वो फूट जाएंगे क्योंकि हवा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अभी ये क्या करता है कि ये तो निर्देश देकर भूल ही जाता है, इसको नहीं पता, इसको तो एक ही चीज आती है, क्या चीज आती है कि संकुचन का निर्देश देना आता है। ये केवल एक ही चीज बता सकता है, क्या करो भाई, संकुचन करो। लेकिन हमेशा संकुचन ही थोड़ी करना है, ये तो बोल देता है मेरे को तो दूसरी चीज आती ही नहीं है भाई। तो अब उनको वापस रोकना है, तो रोकने का निर्देश कौन देता है, यहां पोन्स में एक केंद्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पोन्स। और अभी आपको बताया था कि जो पोन्स वाला केंद्र है, इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, श्वास अनुकंप केंद्र। क्या कहते हैं, श्वास अनुकंप केंद्र। और ये श्वास अनुकंप केंद्र है, ये किसको निर्देश देता है भाई, ये देता है किसको, श्वसन लय केंद्र को। और श्वसन लय केंद्र को बोलता है भाई रुक जा, बहुत हो गया, संकुचन बहुत हो गया है। तो जैसे ही इसका निर्देश किसको आता है, श्वसन लय केंद्र को, श्वसन लय केंद्र क्या कर देता है, ये निर्देश देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये निर्देश देना क्या कर देता है, बंद। जैसे ये निर्देश देना बंद करता है, ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां हैं, ये भी संकुचित होना बंद कर देती हैं। और संकुचित होना जैसे ही बंद करती हैं तो ये जो डायफ्राम है वो अपनी सामान्य स्थिति में आता है, पसलियां वापस नीचे की ओर जाती हैं और जो वायु है ये बाहर की ओर आ जाती है। इस प्रकार से नॉर्मली ये क्रिया चलती है। तो संकुचन का निर्देश ये देता है और ये निर्देश देकर भूल ही जाता है, तो फिर इसको कंट्रोल कौन करता है, ये वाला। तो इस प्रकार से हमारी जो श्वास है इसकी दर होती है, इसको कंट्रोल किया जाता है। अब ये कब बढ़ जाते हैं निर्देश और कब घट जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में कितनी CO2 है, हम कितना कार्य कर रहे हैं। आप सबने महसूस किया होगा कि हमारी सांस लेने की दर होती है वो कब बढ़ती है, जब हम दौड़ लगा रहे हैं उस समय बढ़ जाती है, या हमें डर लग रहा है उस समय भी हमारी सांस लेने की दर होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी कोशिकाएं ज्यादा काम कर रही होती हैं। अब ज्यादा काम कर रही हैं तो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो ज्यादा CO2 उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? CO2। और ज्यादा CO2 उत्पन्न हो रही है तो इसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालेंगे तो कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब CO2 को बाहर निकाला जाता है तो साथ में कौन सा आयन बनता है, H+ आयन बनता है। तो ये दोनों चीज ज्यादा हो जाती हैं। अब जैसे ही ये दोनों चीज ज्यादा हो जाती हैं तो मस्तिष्क के पास एक निर्देश जाता है, मस्तिष्क के पास एक सूचना पहुंचती है कि ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। और जैसे ही ज्यादा हो रही है मस्तिष्क क्या करता है, ये पोन्स है इस श्वसन केंद्र को और ये श्वसन लय केंद्र है, ये दोनों ही अपनी गतिविधि को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये संकुचन का बार बार निर्देश देने लगे जाता है, और जिसके कारण से हमारी श्वसन की दर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़े जाती है। तो कितना श्वसन होगा, कितनी दर तेज होगी कि धीमी होगी, ये डिपेंड करता है कि कितने CO2 का उत्पादन हो रहा है, कितने CO2 का उत्पादन हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत है। तो इन सब के ऊपर निर्भर करता है, और इनका जो
नियंत्रण है वो दो केंद्रों के द्वारा हो रहा है मुख्य रूप से। मेडुला में है श्वसन लय केंद्र और पोन्स के अंदर कौन सा केंद्र है? श्वास अनुकंप केंद्र है। तो ये सब कुछ तो हो गया कि हमारी सांसों की दर है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम नॉर्मली कितना श्वास है या कितनी हवा अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, और जोर लगाकर हम कितना अंदर ले सकते हैं और कितना बाहर छोड़ सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं श्वसन संबंधित आयतन और क्षमताएं। तो वो कौन सा टॉपिक है? श्वसन संबंधित आयतन व क्षमताएं। देखो आराम से समझना इनको, एकदम सिंपल सिंपल है। कोई भी गैस होती है या हवा है, इसको मापने, क्योंकि अब इसको किलो में तो तोल नहीं सकते, वजन तो तोल नहीं सकते, तो इसको मापा किस में जाता है? इसके आयतन को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? आयतन। और आयतन को मापा जाता है, वो मापा जाता है लीटर में। किस में मापा जाता है? लीटर। और लीटर का ही छोटा हिस्सा होता है, वो होता है मिलीलीटर, अर्थात ml। क्या होता है? ml। तो सबसे पहली बात तो ये जो आयतन है, इस आयतन को किस में मापा जाता है? या तो लीटर में, और या हम बोल देते हैं इसको मिलीलीटर में। किस में? मिलीलीटर, अर्थात ml में मापा जाता है। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से आयतन हैं वो होते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ज्वारीय आयतन। कौन सा होता है? ज्वारीय आयतन, जिसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, अर्थात टीवी। जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, अर्थात टीवी। अब देखो एकदम सिंपल है, एकदम नॉर्मल हो जाओगे, एकदम नॉर्मल। आप आराम से महसूस करना खुद, एकदम नॉर्मल हो। जब आप नॉर्मल हो गए, अब आप श्वास ले रहे हो, तो आप श्वास अंदर भी ले रहे हो और श्वास बाहर भी छोड़ रहे हो। छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे? तो कितनी हवा है आप एक सामान्य श्वासन के दौरान, सामान्य श्वसन जब आप कर रहे हो उस दौरान आप कितनी हवा अंदर ले रहे हो और कितनी हवा बाहर छोड़ रहे हो, एकदम सामान्य श्वसन में। वही मात्रा आपकी क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतने कहलाती। तो इसको हम लिख सकते हैं सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन में या तो अंदर ली गई, क्या ली गई? अंदर ली गई। और जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं भाई? अंतः श्वसन। या फिर बाहर छोड़ दी गई, बाहर छोड़ दी गई। और बाहर छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? निह श्वसन, निह श्वसन। तो सामान्य मात्रा में श्वसन के दौरान हम कितनी हवा अंदर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, एकदम नॉर्मल कंडीशन में, उस आयतन को तो हम क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन। अब बताओ कितना होता होगा? आप नॉर्मल एक बार में कितनी हवा अंदर लेते होंगे? तो हम नॉर्मली एक बार जब सांस लेते हैं तो उस दौरान हम 500 ml हवा है उसको अंदर लेते हैं और 500 ही बाहर छोड़ते हैं। 500 अंदर लेते हैं नॉर्मली और 500 बाहर छोड़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतने कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्वारीय आयतन। एकदम सिंपल। दूसरा होता है आपका अंतः श्वसन, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन।
अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। अब अंतः श्वसन को तो बोलते हैं इन रेस्पायरेशन या इंस्पायरेशन, तो आई आर वी। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है भाई? IRV, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन या इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। यह होती है IRV। यह क्या होती है? देखो, अब आप इतना तो समझ गए कि अंतः श्वसन का मतलब श्वास अंदर लेना। क्या लेना? श्वास अंदर लेना। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली तो आप ले रहे हो, नॉर्मली तो आप ले रहे हो। नॉर्मली जो श्वास अंदर लेते हो तो कितनी हवा लेते हो उसको तो बोलते हैं हम ज्वारीय आयतन। अब आपने नॉर्मल सांस ले ली, इसके बाद में आप जोर लगाकर, एकदम जोर लगाकर, जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हो उसके बाद में जोर लगा लिया, तो जोर लगाने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितनी हवा को और अंदर ले सकते हो? कितनी हवा को और अंदर ले सकते हो? तो वायु की अधिकतम मात्रा जो सामान्य श्वसन के बाद, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, श्वसन के बाद जोर लगाकर अंदर ली जा सकती है, ली जा सकती है। अर्थात आप जोर लगाकर ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा को अंदर ले सकते हो, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। और कितनी ले सकते हैं भाई? जोर लगाकर खींचेंगे अंदर की ओर तो कितनी हवा को अंदर ले लेंगे? तो इसमें हम ले लेंगे लगभग 2500 से लेकर 3000 ml। कितने ले लेंगे भाई? 2500 से 3000 ml हवा है, हम जोर लगाकर अंदर ले सकते हैं। भाई 500 तो नॉर्मल ले रहे थे और उसके बाद में जोर लगाकर और कितनी ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml ले सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, IRV, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद में नेक्स्ट देखो भाई, तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी हो जाएगी? निह श्वसन आरक्षित आयतन, निह श्वसन आरक्षित आयतन। और इसे हम क्या बोलते हैं? ERV। शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? ERV। अब देखो, पहले वाला अंदर कितने ले सकते थे जोर लगाकर, अब हम बोल रहे हैं कि सामान्य तौर पर हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया, नॉर्मल कर लिया। जब नॉर्मल हम श्वास को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद में ध्यान से सुनना कि सामान्य निह श्वसन के बाद में हम जोर लगाकर, पूरा जोर लगा दो जितना आपके अंदर है, जोर लगाकर कितनी हवा है उसको बाहर छोड़ सकते हैं, कितनी सांस है उसको आप बाहर छोड़ सकते हो, जोर लगाकर जितनी ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हो, वो वाली मात्रा क्या कहलाती है? निह श्वसन आरक्षित आयतन। शॉर्ट में बोले तो आपका ERV अर्थात एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है कितना होता होगा भाई? अभी हमने IRV का पढ़ा था 2500 से 3000 ml, लेकिन इसका उतना नहीं होता है, इतनी हवा आप बाहर नहीं छोड़ सकती। तो कितनी छोड़ सकते हो? तो आप ज्यादा से ज्यादा जोर भी लगा लोगे ना तो 1000 से लेकर 1100 ml, 1000 से कितनी? 1100 ml हवा है वही बाहर छोड़ सकती हो। भाई एक नॉर्मल छोड़ रहे थे वो तो छोड़ ही रहे हो, उसके बाद में आप जोर लगाकर कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हो? 1000 से लेकर 1100। और इसी को क्या कह देते हैं हमें? ERV अर्थात निह श्वसन आरक्षित आयतन।
तो 3 आयतन पढ़ लिए। चौथा देखो भाई, चौथे नंबर पे एक होता है जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, और अवशिष्ट को हम बोलते हैं रिजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी, अर्थात रिजिडुअल वॉल्यूम। क्या है देखो, नॉर्मली आप सामान्य श्वास अंदर भी ले रहे हो और सामान्य श्वास बाहर भी छोड़ रहे हो। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आप जोर लगाकर बाहर छोड़ दिया, आपने श्वास पूरा जोर लगा दिया, आप में था वो, और श्वास जितनी छोड़ सकते थे उतनी छोड़ दी। क्या इसके बाद में भी आपके फेफड़ों में कोई हवा शेष नहीं बची? क्या आपने फेफड़ों के अंदर से पूरी हवा बाहर निकाल दी? तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि आप पूरा जोर लगा दो और पूरा जोर लगाकर पूरी हवा को फेफड़ों से बाहर निकाल दो। कुछ ना कुछ मात्रा हमारे फेफड़ों में रह जाएगी, कुछ ना कुछ मात्रा है वो फेफड़ों के अंदर बाकी रह जाएगी। तो जोर लगाकर हमारी श्वास बाहर छोड़ने के बाद, एकदम जोर लगा दिया, उस जोर लगाने के बाद में हमने जो हवा बाहर छोड़ दी, उसके बाद में जो हवा, जो वायु हमारे फेफड़ों में शेष रह गई है, उस मात्रा को क्या कहते हैं? हमें उसे हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन। उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो देख लो भाई, इसका जो मान होता है, भाई आप जोर लगाकर छोड़ दोगे, कितनी छोड़ोगे जोर लगाकर? 1000 से 1100 ml, और सामान्य 500 ml। इतनी को निकालने के बाद भी आपके फेफड़ों में वायु है वो शेष बच गई। कितनी शेष रह जाती है? वो रह जाती है आपकी 1100 से लेकर 1200 ml। कितनी? 1100 से लेकर 1200 ml। तो अभी शॉर्ट में बता दूं मैं आपको कौन सा कितना होता है। देखो, टीवी अर्थात ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन का मतलब सामान्य रूप से कितनी श्वास अंदर ले सकते हो और कितनी श्वास बाहर छोड़ सकते हो, कितनी हवा ले सकते हो, वो तो होती है हमारी कितनी? 500 ml। कितनी होती है भाई? 500। फिर दूसरी होती है IRV। कौन सी होती है? IRV। इसका मतलब सामान्य श्वास लेने के बाद में कितनी हवा है उसको आप जोर लगाकर अंदर खींच सकते हो, अंदर ले सकते हो, और उसे हम क्या बोलते हैं? IRV। और इसका मान होता है आपका 2500 से लेकर 3000 ml। कितना होता है? 2500 से 3000। इसके बाद में एक होती है ERV। ERV का मतलब हो गया है कि आपने सामान्य रूप से श्वास बाहर छोड़ दी, उसके बाद में जोर लगाकर आप कितनी हवा है उसको बाहर छोड़ सकते हो। इसका जो मान होता है वो होता है 1000 से लेकर 1100 ml। एक होता है RV। अब देखो, आपने पूरा जोर लगाकर हवा बाहर निकाल भी दी, फेफड़ों में से निकाल दी, लेकिन फिर भी फेफड़ों में जो हवा की मात्रा शेष रह गई जोर लगाने कर निकालने के बाद भी, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? RV। और इसका मान होता है 1100 से लेकर 1200 ml। तो ये तो हो गए हैं हमारे क्या? आयतन। क्या हो गए? आयतन। अब दूसरी चीज होती है क्षमताएं। क्षमता का मतलब क्या हो गया है? देखो, कोई भी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम से कम 2 आयतन को मिलाने से बनती है। कम से कम कितने? 2 आयतन को मिलाने से बनती है। ठीक है कि नहीं है? अब ये क्षमताएं कौन कौन सी हैं देखो। तो अब हम क्या देख रहे हैं? क्षमताएं। देखो भाई, पहली हम कौन सी क्षमता देखें? अंदर लेने वाली। भाई अंदर हम कितनी हवा ले सकते हैं? अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कितनी हवा ले सकते हो? इसे हम बोलते हैं IC, अर्थात इंस्पायरेशन कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? IC अर्थात इंस्पायरेशन कैपेसिटी। अब आप बोलोगे कि जोर लगाकर तो हमने पिछले देख ली। अरे उस समय हमने क्या बोला था कि सामान्य रूप से आपने श्वसन कर लिया और उसके बाद में जोर लगाकर, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं
कि हम जोर लगाकर ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा टोटल अंदर ले सकते हैं। तो एक तो हम नॉर्मल वाली लेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे भाई, 500 ml तो लेंगे कि नहीं लेंगे सामान्य रूप से। इसके बाद में जोर लगाकर और कितने ले लेंगे, जोर लगाकर हम 2500 से 3000 ml और ले लेंगे। तो इन दोनों को टोटल कर दो, वो हो गई है हमारी अंतः श्वसन क्षमता। कौन सी हो गई है, अंतः श्वसन क्षमता। आईसी का मतलब क्या हो गया है, अंतः श्वसन क्षमता। आप अपना पूरा जोर लगा दो, कितनी हवा अंदर ले सकते हो। तो एक तो मैं सामान्य और एक जोर लगाकर, सामान्य वाली को मैं क्या बोल रहा था, टीवी। सामान्य वाली को क्या बोल रहा था मैं, टीवी अर्थात ज्वारीय आयतन। और जोर लगाकर जो अंदर ले रहा था उसको मैं क्या बोल रहा था, आईआरवी। उसको क्या बोल रहा था, आईआरवी। तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, टीवी। आईसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टीवी प्लस आईआरवी। भाई हमारी टोटल श्वास को अंदर लेने की कितनी क्षमता है, टोटल क्षमता। तो एक तो नॉर्मल वाली हो गई और एक जोर लगाकर लेने वाली होगी, दोनों हो गई कि नहीं हो गई। और इसका मान आप पता कर सकते हो क्या, ये तो थी 500 प्लस ये थी 2500 से लेकर 3000। तो दोनों को टोटल कर दूं तो इसका मान यह आ जाएगा ना भाई, 2500 में 500 करोगे तो 3000 और 3000 में 500 करोगे तो 3500 ml। इसका मतलब हम जोर लगाकर ज्यादा से ज्यादा एक बार में कितनी हवा को अंदर ले सकते हैं, 3000 से 3500 ml हवा को अंदर ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। अब दूसरी देखो भाई, क्षमता में दूसरी देखो, अंदर लेने वाली तो देख ली, अब बाहर वाली देखो भाई। अर्थात निह श्वसन क्षमता कौन सी होगी, है निह श्वसन क्षमता अर्थात एक्सपायरेशन कैपेसिटी ईसी। क्या हो गई है, एक्सपायरेशन कैपेसिटी अर्थात ईसी। अगर आपने पिछले वाली समझ ली तो ये वाली कोई समस्या ही नहीं है। इसमें क्या हो गया कि आप सामान्य रूप से जो हवा बाहर निकाल रही हो वो, भाई मैं नॉर्मली कितनी निकालता हूं 500 ml, और जोर लगाकर और कितनी निकाल सकता हूं, वो निकाल सकता हूं मैं 1000 से लेकर 1100 ml। कितनी, 1000 से 1100 ml। तो ये देखो भाई, इस निह श्वसन क्षमता का मतलब, इसी का मतलब क्या हो गया है, एक तो हो गया है टीवी। टीवी का मतलब जो नॉर्मली मैं श्वास बाहर निकालता हूं वो वाली, और दूसरी क्या, मैं जोर लगाकर निकालता हूं वो वाली, अर्थात ईआरवी। अर्थात क्या हो गई है, ईआरवी। तो मैं टोटल कितनी हवा एक बार में बाहर निकाल सकता हूं, वही क्षमता है मेरी, क्या कहलाती है, निह श्वसन क्षमता कहलाती। अब इसका मान क्या होगा भाई, देखो इसी का मान क्या हो जाएगा, टीवी का मान होता है 500, अभी आपको बताया था, और ईआरवी का मान होता है 1000 से लेकर 1100 ml। तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, दोनों में टोटल करके देख लो, इसमें करेंगे तो 1500 और उसमें करेंगे तो 1600। तो 1500 से 1600 ml होगा, वो रह जाएगा आपका, क्या होगी आपकी, ईसी अर्थात आपकी निह श्वसन क्षमता। एक होती है आपकी क्या, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रियाशील का मतलब तो हो गया फंक्शनल, अवशिष्ट का मतलब होता है रिजिड्यूअल, और क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्षमता का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। इसका मतलब हो गया एफआरसी। क्या हो गया है, एफआरसी। और इसका मान कितना होता है, देखो एफआरसी का मान, एफआरसी होती क्या है, सबसे पहले देखो, एफआरसी का मतलब यह है
कि नॉर्मली जब मैं श्वास अंदर लेता हूं या श्वास मैं बाहर छोड़ता हूं, भाई अवशिष्ट क्षमता मतलब फेफड़ों में रहने वाली, फेफड़ों के अंदर रहने वाली। और कब रहने वाली? नॉर्मल, एकदम मैं क्रियाशील हूं, नॉर्मल अवस्था में हूं, उस समय मेरे फेफड़ों में कितनी हवा रह जाती है। भाई देखो, आप जोर लगाकर हवा निकाल देते हो, तब हमारे फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। भाई आपने एक बार तो नॉर्मल श्वास बाहर छोड़ी, एक बार जोर लगाकर बाहर छोड़ी, जब दोनों कर लिया उसके बाद में आपके फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसे हम क्या बोल रहे थे? अवशिष्ट क्षमता, अर्थात आरवी। क्या बोल रहे थे? आरवी। तो ये तो रहनी ही रहनी है फेफड़ों में, इसको तो आप कितना ही जोर लगा लो बाहर नहीं निकाल सकती। ठीक है कि नहीं है? और कौन सी रहती है सामान्य तौर पर? अरे हम हमेशा जोर लगाकर हवा थोड़ी बाहर छोड़ते हैं। सामान्य रूप से हम हर बार पूरी हवा को बाहर थोड़ी छोड़ते हैं, भाई जोर लगाकर ही छोड़ रहा हूं मैं, हर बार ही जोर लगा रहा हूं, नहीं ना। सामान्य तौर पर तो मैं कौन सी हवा बाहर छोड़ता हूं? केवल टीवी वाली बाहर छोड़ता हूं, ज्वारीय आयतन को ही बाहर छोड़ता हूं। तो मेरा ईआरवी है वो भी तो अंदर ही रहता है, ईआरवी वाला जो मान है वो भी तो अंदर ही रहता है। जब मैं क्रियाशील अवस्था में हूं, सामान्य अवस्था में हूं, उस दौरान मेरे फेफड़ों में क्या क्या अंदर रहती है, कौन कौन सी हवा अंदर रहती है? एक तो ईआरवी जो मैं जोर लगाकर छोड़ सकता था वो भी अंदर ही है अभी, और एक आरवी जो मैं जोर लगाने के बाद छोड़ता तो भी अंदर ही रहती वो वाली। तो दोनों का टोटल मान हो गया है, अर्थात आरवी प्लस ईआरवी, आरवी प्लस ईआरवी। तो सामान्य रूप से मेरे फेफड़ों के अंदर कितनी हवा शेष रहती है जब मैं सामान्य रूप से श्वसन करता हूं? वो रहती है मेरी, एक तो आरवी रहती है और एक ईआरवी रहती है। ये कितनी होगी भाई? आरवी का मान अभी आपको बताया था कि 1100 से लेकर कितना होता है? 1200, प्लस ईआरवी का मान कितना होता है? 1000 से लेकर 1100। इसका मतलब इसको इसमें टोटल करेंगे तो 2100 और इसको इसमें टोटल करेंगे तो 3300। तो इतनी हवा सामान्य तौर पर फेफड़ों के अंदर बाकी रहती है। कितनी हवा? आपकी 2100 से लेकर 3300 ml, और इसी को हम क्या कहते हैं? एफआरसी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब केवल दो और बच रही, दो क्षमताएं और बताएंगे आपको, और उसके बाद में ये हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए भाई। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सी हो गई है हमारी? ये 3 हो गई हैं, तो 4 नंबर वाली देखते हैं हम। 4 नंबर जिसे हम बोलते हैं जैव क्षमता। क्या बोलते हैं? जैव क्षमता, और इंग्लिश में बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला जाता है? वाइटल कैपेसिटी। अब ये जैव क्षमता क्या है भाई? देखो जैव क्षमता क्या है। देखो आपने क्या किया कि जोर लगाकर श्वास बाहर छोड़ दी, जोर लगाकर श्वास बाहर छोड़ दी। अब इसके बाद में आप कितनी हवा है वो अंदर ले सकते हो। जोर लगाकर आपने सांस बाहर छोड़ दी, इसके बाद में आप अधिकतम कितनी हवा अंदर ले सकते हो? तो बताओ कौन कौन सी लूंगा मैं? एक तो मैंने जोर लगाकर छोड़ी वो वाली हवा लूंगा, पहली बात तो भाई ईआरवी तो मैं लेऊंगा ही लेऊंगा, वो वाली हवा लूंगा। उसके बाद में जो नॉर्मल वाली हवा मैं लेता था वो भी लूंगा, अर्थात टीवी। और फिर मैं जोर लगाकर जो ले सकता हूं वो भी तो अंदर लूंगा, वो भी तो अंदर लूंगा, अर्थात आईआरवी। इस चीज को आप नहीं समझे? चलो मैं लिखता हूं एक बार कि जोर लगाकर अधिकतम वायु को बाहर छोड़ने के बाद अधिकतम कितनी वायु की मात्रा अंदर
ली जा सकती है, ली जा सकती है। भाई मैंने जोर लगाकर हवा को बाहर छोड़ दिया, अब इसके बाद में मैं वापस कितनी ले सकता हूं? तो एक तो मैं जोर लगाकर बाहर निकाली है, वो तो लूंगा ही लूंगा पहली बात, अर्थात ERV। फिर मैं जो नॉर्मल अंदर ले सकता हूं वो लूंगा, TV। और फिर मैं जोर लगाकर जो अंदर और ले सकता था वो भी तो लूंगा, अर्थात IRV। जब इन तीनों का टोटल कर देंगे, जब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे, उस क्षमता को हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। उस क्षमता को हम क्या बोलेंगे भाई? वाइटल कैपेसिटी, अर्थात जैव क्षमता। और यहां पर एक बार और पढ़ लेना कि जोर लगाकर हवा को बाहर छोड़ने के बाद पुनः मैं कितनी हवा है वो अधिकतम अंदर ले सकता हूं, ठीक है कि नहीं है? और ये आपका मान ये वाला है। अगर आप इसका मान निकालना चाहो तो क्या देख सकते हो भाई? ERV का मान कितना है? ERV का मान है 1000 से लेकर 1100, प्लस TV का मान 500, प्लस IRV का मान होता है 2500 से लेकर 3000। यही होता है। इनको टोटल कर दो भाई। देखो 500 को 1000 में टोटल करेंगे तो 1500, और 1500 को 2500 में टोटल करेंगे तो कितने हो गए? 4000। बाकी 500 को 1100 में करेंगे तो 1600, और 1600 को इसमें करेंगे तो कितना हो गया हमारा? लगभग भाई 1100 और 500 हो गया 1600, 1600 और 3000 हो गया आपका 4600 ml, 4600 ml। तो इतनी हवा है वो जोर लगाकर हवा को बाहर छोड़ने के बाद में पुनः अंदर ली जा सकती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? जैव क्षमता। और लास्ट में आ गई है हमारी कुल फेफड़ों की, कुल फेफड़ों की क्षमता, अर्थात टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। इससे तो नाम पता ही चल रहा है कि फेफड़ों की कुल हवा को अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की मात्रा। भाई टोटल कितनी अंदर ले सकते हैं और कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, उनका जो कुल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं, अर्थात TLC कहते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा भाई? टोटल क्षमता कितनी होगी? देखो एक तो होगी हमारी TV, एक होगी हमारी IRV, एक होगी हमारी ERV, और इसके बाद में भी शेष रहने वाली RV। तो इन चारों का टोटल कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? TLC आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाकी देखो इन तीन का टोटल है वो इसमें भी होता है। यहां पर देखा कि नहीं देखा? 3 का टोटल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अर्थात इन 3 का टोटल होता है वो VC के बराबर ही तो होता है। 3 का टोटल किसके बराबर होता है? VC। अर्थात इन 3 की जगह मैं लिख सकता हूं VC प्लस बाकी कौन सा हो गया? RV बराबर क्या होता है? TLC। बराबर क्या होता है? TLC। और अब ये TLC का मान कितना होगा आप सभी कमेंट में जरूर लिखना। टोटल कर लेना भाई, इन चारों का टोटल कर लेना, कितना होता है कमेंट में जरूर लिखें। और इसके अलावा ये जो भी हमने आज बताया है कि एक तो हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो श्वसन की गतिविधि होती है उसका नियंत्रण कैसे होता है, और इसके अलावा हमारी जो श्वसन है उसके अंदर हम कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, कितनी जोर लगाकर अंदर ले सकते हैं, कितनी जोर लगाकर बाहर छोड़ सकते हैं, और कितनी जोर लगाकर बाहर छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़ों के अंदर रह जाती है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा है। एक छोटी सी बात और बता दूं, आप 1 मिनट में कितनी हवा है वो अंदर लेते हैं, कितनी हवा को अंदर लेते हैं वो बता सकते हैं? चलो देखो देखो, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से लेकर 16 बार लेते हैं कि नहीं लेते? और एक बार में कितनी लेते हैं अंदर? 500 ml। कितनी लेते हैं? 500 ml।
तो 1 मिनट में मैं टोटल कितनी ले लूंगा, तो 1 मिनट में मेरा टोटल हो जाएगा भाई 500 को 12 से गुणा कर लो और 16 से गुणा कर लो, अर्थात 12 से गुणा करूंगा तब तो हो जाएगा मेरा कितना 6000, और 16 से करूंगा तब कितना हो जाएगा 8000। इसका मतलब मैं 1 मिनट में, या कोई भी मनुष्य है वो 1 मिनट में 6000 ml अर्थात 6 लीटर और 8000 ml अर्थात 8 लीटर, अर्थात 6 से लेकर 8 लीटर वायु होती है उसको 1 मिनट में अंदर ले सकता है या फिर बाहर छोड़ सकता है। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप सबको यह वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।